हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। और हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्राइम एजुकेशन का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charge sphere having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो ये सीधा कूलम से हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये दो चार्जेस हैं, यहाँ पे जो चार्ज है वो है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 कुलम। तो ये चार्ज 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 कुलम है और ये है 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 कुलम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। बस आपको ये याद रखना है कि जब आप इस 30 सेंटीमीटर को फॉर्मूला में रखो तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के लिए हम लोग लिख देते हैं 9 इंटू टेन टू द पावर 9। Q1 है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 और Q2 है 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7। लाइक चार्जेस होने के लिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और ये इसका होल स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है ये आ जाएगा 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 न्यूटन एंड दिस फोर्स विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स होने का कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। हमने वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलम और दूसरा है माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो देखिए कितना लग रहा है, यहाँ पे 0.2 न्यूटन का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो इन दोनों स्फीयर के बीच में की जो दूरी है वो निकालना है। और बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो कि इसके अंदर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकुलम और ये दिया हुआ है माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है ना। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब बोल रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन का है। ठीक है ना। तो ये 0.2 न्यूटन का है और ये भी ऑटोमेटिकली 0.2 न्यूटन का हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। ठीक है ना। अगर आप इसको स्फीयर नंबर 1 बोल दें और इसको स्फीयर नंबर 2 बोल दें तो ये है हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इधर लग रहा है, और ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सेकंड वाला तो इधर ही आ गया। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन एंड सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज आल्सो 0.2 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। आपको याद होगा एवरी एक्शन इज हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये सेकंड वाली लाइन मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर वर्क करता है। तो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, या ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर तो आ गया 0.2। अब बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी को r मान लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, F इक्वल होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F कितना है बेटा? 0.2 है। K कितना है? 9 इंटू टेन टू द पावर 9। Q1 कितना है? 0.4। Q2 कितना है? 0.8। और माइक्रो माइक्रो को करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू आती है 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यहाँ से r इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे r 0.12 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा ये आराम से, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस मत लगा देना। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। हमेशा याद रखना कि कूलम्स लॉ में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस मत लगाना। माइनस ये बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। जैसे माइनस कर दिया तो आपको फोर्स का डायरेक्शन, तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लगा दोगे तो अलग बात है, लेकिन अगर स्केलर आते हैं कूलम्स का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप केवल मैग्नीट्यूड रखना, क्योंकि कूलम्स लॉ यही बोलता है कि फोर्स
on two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. तो आपको मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा. और प्लस और माइनस क्या बताता है? प्लस और माइनस ये बताता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए? अट्रैक्ट करने चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. चेक द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी MEMP इज डायमेंशनलेस. मतलब ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द प्रोटॉन है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है. आप कुलम्स फोर्स देखो तो कुलम या इलेक्ट्रिक फोर्स देखो तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाता है के Q1 Q2, दोनों को E रख लो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि के ई स्क्वायर बराबर हो जाता है F इंटू आर स्क्वायर, है ना, फोर्स इंटू आर स्क्वायर. अब अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स देखो तो ये हो जाता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर आप यहाँ से G M1 M2 भी निकालते हो तो वो भी आ जाता है क्या? F, मतलब फोर्स इंटू आर स्क्वायर. अब अगर आप इसको डायमेंशन निकालोगे तो के ई स्क्वायर अपॉन जी MEMP करोगे तो ये भी आ रहा है फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ये भी आ रहा है फोर्स इंटू आर स्क्वायर. तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या है? डायमेंशनलेस है ना. ये जो पूरी क्वांटिटी, मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो ये डायमेंशनलेस आ जाएगा. M0 L0 T टू द पावर 0. व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज? ये रेशियो अपने इसके बहुत सारे अपन सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं. ये रेशियो है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है. मतलब इनमें रिलेशन दिखा सकता है कि बोथ हैव अ डिपेंडेंसी ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यही तो रीजन है, अगर ये दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना होते तो ये कभी भी डायमेंशनलेस नहीं आता. ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से सोच सकते हैं. ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.4 में आते हैं. तो ये एक एक्सप्लेनेशन है, तो अब हम सिर्फ इसको एक्सप्लेन ही कर देंगे, इसमें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. तो 1.4 ए क्या बोल रहे थे? देखिए आप इसको अपने कॉपी में बाकायदा लिख लीजिएगा. ठीक है ना. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज. जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब, देखो सबसे पहले तो आपको क्वांटाइजेशन या क्वांटा क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा. क्वांटा मतलब आप ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा. अगर मान लीजिए आपके पास एक कप जग रखा हुआ है, तो आप किसी भी बंदे को कि यार इसमें सबसे छोटा हिस्सा क्या है, तो वो बोलेगा एक बूंद पानी का. अगर मान लीजिए उसको एटम तक नहीं पता है, उसको नहीं पता कि एटम क्या होता है या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो वो तो यही बोलेगा ना कि देख बूंद बूंद से सागर बनता है, मैंने तो यही पढ़ा है, तो बूंद बूंद से ये पानी का जग भी बना होगा. तो उसके लिए वो जो एक पानी की बूंद हो जाएगी वो क्वांटा हो जाएगी. अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब होता है कि चार्ज कैन बी, कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज का मतलब होता है कि चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज ई. ठीक है ना, कि किसी में भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो तीन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में वो नहीं हो सकता है. जैसे कि अगर आप बोल दो कि एक पानी के जग में या तो एक बूंद पानी होगा, दो बूंद पानी होगा, तीन बूंद पानी होगा, चार बूंद पानी होगा, डॉट 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 करते 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 1000 बूंद पानी होगा या n बूंद पानी होगा. यहाँ पे जो n होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि आधा बूंद का कंसेप्ट है ना. तो अपन ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज E. तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई. क्या होता है? Q इक्वल्स टू n इंटू ई. और यहाँ पे n हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए. n हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए. इसका मतलब आप कभी भी 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं देखोगे, 2.2 इलेक्ट्रॉन नहीं देखोगे. इसका मतलब किसी भी बॉडी में अगर आप चार्ज डालते हो या उसमें से चार्ज निकालते हो तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए, है ना. आप जो सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी में डाल सकते हो या उससे निकाल सकते हो वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन. तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एलिमेंटरी चार्ज E, जो कि E होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. फिर इसका सब पार्ट भी क्या बोलता है? वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस. हम आपको इसका आंसर एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन लिखा है उसके थ्रू आपको बताते हैं कि मैक्रोस्कोपिक में क्यों
कि मैक्रोस्कोपिक में क्यों ये जो क्वांटाइजेशन है वो फेल हो जाता है। ठीक है ना, तो आइए करते हैं इसको। तो आइए पॉइंट नंबर बी को हम लोग इस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पैराग्राफ से समझते हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने ये अंडरलाइन कर दिए, इनको तो आपको डेफिनेटली ध्यान में भी रखना है। अब देखो, क्वांटाइजेशन को हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग नेग्लेक्ट क्यों क्यों कर सकते हैं, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन अगर यही चीज हम लोग सेम अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक देखें तो हम लोग को छोटे छोटे ये पॉइंट्स नजर आएंगे, लेकिन अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक में देखें तो हम लोग को ये एक बड़ी सी लाइन नजर आएगी। अब ये लाइन बनी कैसी है, ये लाइन को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स से बने हैं। कैसे बने, छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से लगा के देखें, लेकिन अगर हम लोग इसको दूर से देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक वे से देखते हैं, तो हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं कि ये लाइन, हाँ ये वास्तव में ये जो लाइन बनी हुई है ये पॉइंट से बनी होगी। हमें लगता है कि ये लाइन कैसी है, कंटिन्यूअस है। ये लाइन कैसी है, कंटिन्यूअस है। अब जैसे कि ये मेरे पास पेन है ना, ये यहाँ पे अगर हमारे पास पेन है तो ये पेन भी छोटे 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 हिस्सों से बना होगा, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें वो छोटे छोटे हिस्से नजर आएंगे। लेकिन अगर खुली आंख से देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक वे से देखेंगे, तो मुझे ये कंटिन्यूअस पेन दिखाई देगा, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये वाला एक कंटिन्यूअस पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, ये कंटिन्यूअस लाइन दिखाई देगी मेरे को। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो द स्टेप साइज ऑफ ई हाउएवर वेरी स्मॉल, कितना भी छोटा हो, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विद चार्जेस ऑफ अ माइक्रोकूलम। अब देखो, जब हम लोग जनरली चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग माइक्रोकूलम डील करते हैं। तो माइक्रोकूलम एक बड़ा चार्ज है ना। अगर अपन माइक्रोकूलम देखें तो वो बड़ा चार्ज है, उसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो नीचे, यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो कि देखो माइक्रोकूलम में 10⁻13 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं। तो एक माइक्रोकूलम में लगभग लगभग 10 की घात 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 10⁻13 एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है ना। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट विजिबल। इन दिस रेस्पेक्ट द ग्रेनी नेचर ऑफ लॉस the grainy nature of charge is lost and it appears to be continuous। अगर हम लोग 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उस 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स में ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन करके हम बाहर निकाल सकते हैं, कि चार्ज को एक एक इलेक्ट्रॉन करके पकड़ के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ये सोचना ही बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, और हमें लगता है कि जो बॉडी है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर ये वाला जो है, अब इसके अंदर अगर देखो खूब सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन क्या आपको ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से बोलो तो वो तो बोलेगा कि यार ये तो एक कंटिन्यूअस बॉडी है। उसको क्या होगा, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि उसका जो कंसेप्ट है वो कहीं पे लॉस्ट हो जाएगा। ठीक उसी की तरह एक माइक्रोकूलम में सोचो 10⁻⁻6 कूलम, एक कूलम तक भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो एक माइक्रोकूलम में 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 10⁻13 टाइम्स इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। तो उस माइक्रोकूलम में हम ये सोच ही नहीं सकते कि यार उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो चार्ज का जो ग्रेनी जो नेचर होता है, जो छोटा नेचर होता है, वो कहीं हो जाता है, और हम चार्जेस को डिस्क्रीट ना मानते हुए कंटिन्यूअस मान लेते हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग थलग। जैसे कि अगर आप ये देखोगे कि ये वाला जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स डिस्क्रीट है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मेरे को अलग अलग पॉइंट नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप को हटा देंगे तो ये एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाएगा। और यहाँ पे क्वांटाइजेशन, जो कि यहाँ पे हम लोग एक छोटे से पॉइंट को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट नहीं दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटाइजेशन फेल हो चुका है। यहाँ पे तो आप माइक्रोस्कोप में तो क्वांटा देख पा रहे हो, अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्वांटाइजेशन फेल हो गया, क्योंकि जैसे ही हम लोग माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं ये डिस्क्रीट से बन जाता है कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कि ये पॉइंट की तरह भी इसको हम ले सकते हैं, वो चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है।
ठीक है ना। तो हम लोग माइक्रोस्कोप में तो उसको डिस्क्रीट की तरह ले सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग थलग, देखो यहाँ पे ये डिस्क्रीट लिखा भी हुआ है कि डिस्क्रीट की तरह ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोपिक आ जाता है तो वहां पे हमें ये डिस्क्रीट वाला हटा के वहां पे कंटिन्यूस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था ये और आपको ये आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, फिर 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन बोल के बता देंगे, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो। देखो, व्हेन अ चार्ज रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of body. Explain this observation inconsistent with the law of conservation of charge. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब आप एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ रब करते हो, उसको रगड़ते हो, तो दोनों में चार्ज आ जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दीजिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये मान लीजिए सिल्क है, ये मान लीजिए ग्लास है, जब हम इसको रब करते हैं तो दोनों में क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। मान लीजिए इनिशियली दोनों न्यूट्रल है ना, दोनों में चार्ज कितना है, दोनों को चार्ज मिला देंगे तो दोनों में जीरो चार्ज है। ठीक है ना, अब जैसे ही हमने इसको रब किया तो ग्लास के पास आ गया -1 कूलम, तो सिल्क के पास भी -1 कूलम आना ही पड़ेगा, जिससे कि जो टोटल चार्ज हो जाए वो जीरो आ जाए। यही कारण है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपीयर ऑन बोथ। दोनों में चार्ज आना पड़ेगा, और दोनों में सिर्फ चार्ज नहीं आना पड़ेगा, दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आना पड़ेगा, जिससे कि जो टोटल चार्ज है वो कितने, जैसे कि जो नेट चार्ज है वो पहले के तरह ही हो जाए। अगर पहले न्यूट्रल है तो बाद में भी चार्जेस ऐसे आएंगे कि बाद में भी वो न्यूट्रल हो जाए। तो किसी एक के अंदर चार्ज नहीं आएगा, दोनों के अंदर आएगा और इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, जिससे कि इनिशियल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो फाइनल नेट चार्ज के भी बराबर आ जाए। ठीक है, इजी है, आप इसको डेफिनेटली लिखना। ठीक है, कॉपी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मैंने डायग्राम बना दी यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक स्क्वायर है, इसके चारों तरफ ऐसे करके चार्जेस रखे गए हैं, और सेंटर पे एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि इस सेंटर से ये जो दूरी है वर्टेक्स की या कॉर्नर्स की, ये सबकी सब क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, तो ये जो सारी दूरियां हैं ये सेम होनी चाहिए, ये जो हर डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो सारी दूरियां हैं सेंटर से वो सेम है। ठीक है ना, एक तो ये चीज हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट अब देखो कि क्या होता है। अब देखो क्या, ये -5 माइक्रोकूलम वाला इस 1 माइक्रोकूलम के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, इस फोर्स को बोलते हैं F1। अभी ठीक इसके ऑपोजिट में एक और -5 कूलम वाला है, ये भी 1 कूलम पर ठीक F1 ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऐसे डायग्राम में नहीं नजर आ रहा पर कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। तो ये F1 इस F1 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब ये 2 माइक्रोकूलम वाला इस 1 माइक्रोकूलम वाले को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको नाम देते हैं F2। और ठीक वैसे ही ये 2 माइक्रोकूलम वाला इस 1 माइक्रोकूलम को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये इसको भी F2 के बराबर होना पड़ेगा। तो ये दोनों F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस 1 माइक्रोकूलम पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा जीरो नेट फोर्स। तो फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन जो नेट फोर्स लग रहा होगा, मतलब हर चार्ज फोर्स तो लगाएगा, लेकिन जो टोटल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ते हैं, और ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1.7 ए क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। तो ये आपको याद भी रखना है, दिस दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। क्यों, अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती है ये कंटिन्यूअस कब होती है, क्योंकि चार्ज जब भी मूव करता है ना, ये कंटिन्यूअसली मूव करता है, ये कभी भी में ऐसे जंप करके मूव नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज मूव करता है तो ये देखा गया है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। ठीक है ना, तो चार्ज कभी भी जंप नहीं करता है। अब मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अगर टूटी हुई होती, तो चार्ज यहाँ पे जाता 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 और फिर ऐसे करके जंप करके फिर यहाँ पे जाना स्टार्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, चार्ज हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। फिर नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्लेन वाई
टू फील्ड नेवर क्रॉस इच अदर। अब देखो दो फील्ड, अगर मान लीजिए कि एक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दूसरी फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अगर इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को कट कर दिया, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियली होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी भी पॉइंट, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उस टेंजेंट के अकॉर्डिंग होगी। अब अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट इधर भी आ जाएगा और एक टेंजेंट इधर भी आ जाएगा। अब इस मान लीजिए चार्ज क्यू का एक ही समय पर डायरेक्शन दो दो जगह पे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये एजम्पशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट अ सर्टेन पॉइंट चार्ज कैन नेवर हैव टू सेपरेट डायरेक्शंस। उसका एक ही डायरेक्शन होगा, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.8, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम जैसे कि मैंने बनाया और -3 माइक्रोकूलम आर इक्वेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, या 0.1 मीटर है। वैक्यूम पे है तो मीडियम की कोई टेंशन नहीं है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट, अब बहुत जन क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो सोचते हैं हाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, अब देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ये होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो हम लोग इसको ई पॉजिटिव लिख लेते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो होगी टूवर्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज वाले के डायरेक्शन में ही होगी इस कंडीशन में, तो ये हमने लिख दिया ई नेगेटिव। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। और ध्यान रहे ई नेगेटिव में आपने माइनस नहीं लगाना है, ठीक है ना। माइनस तो ये दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जन गलती करते हैं। तो अगर अपन करें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप ये मिड पॉइंट देखोगे तो ये दूरी 0.1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का आधा 0.1, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के क्यू। देखो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, माइनस ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, 0.1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर आएगा, ये आएगा 5.4 इंटू 10 टू दावर 5.4 इंटू 10 टू दावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम। क्योंकि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ई बराबर होता है F/Q न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी न्यूटन पर कूलम ही लिख देते हैं। अब बोला है कि इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इन द इज प्लेस्ड एंड दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही है वो है 5.4 इंटू 10 टू दावर -6 न्यूटन पर कूलम। अब देखो जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है ना। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसी डायरेक्शन में लगता, लेकिन चार्ज कौन सा रखा हुआ है, नेगेटिव रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम चार्ज लिखे तो यहाँ पे चार्ज क्यू बराबर कितना है, माइनस 1.5 इंटू 10 टू दावर -9 कूलम। तो क्यू है -1.5 इंटू 10 टू दावर -9 कूलम। तो जो फोर्स लग जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू ई। और अगर अपन Q इंटू ई करें तो 1.5, देखो माइनस मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा क्योंकि माइनस दिखाता है कि जो फोर्स होगा वो के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। 1.5 इंटू 10 टू दावर -9 इंटू 5.4 इंटू 10 टू दावर यहाँ पे +6 आएगा इंटू 10 टू दावर 6 न्यूटन। तो इसका आंसर आ जा रहा है 8.1
इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया बच्चों 1 से लेके 8 तक का सवाल। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में 9 टू अपन कर लेंगे, 9 टू 18 या 19 तक कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपन इस सबको सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो डेफिनेटली आप प्राइम एजुकेशन का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।